मैं डॉक्टर मैगडलिन डिसूजा, सेंट जेवियर्स कॉलेज मक्सा से मक्सा में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। और आज मेरे प्रपत्र का विषय है आदिवासी साहित्य में महिला सशक्तिकरण। भारतीय समाज में आदिवासियों की बहुत चर्चा चल रही है। समाज में रह रहे आदिवासी समूहों को इस प्रकार के मानव माने गए हैं जो लगभग समान जीवन जीते हैं, अपने दुख दर्द खुद सहते हैं। ये समाज देश के मूल निवासी माने जाने वाले आदिम समुदायों का सामूहिक नाम है। समाज में यह पूर्वाग्रह है कि वे जंगलों में रहने वाले असभ्य, बर्बर और जंगली हैं। मुख्य धारा समाज में ऐसी मान्यता है कि इस समाज के लोग दूसरों से संपर्क नहीं बनाना चाहते हैं। इन मुद्दों के संबंध में ये आवश्यक रहेगा कि हम उनकी संस्कृति, परंपराएं, जीवन शैली के बारे में जानने के लिए विस्तार पूर्वक अध्ययन करें, जिससे आदिवासियों के प्रति जो धारणा अनंत उन्हें हटाया जा सकता है। आदिवासी वर्ग भारतीय समाज में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उनकी अपनी अपनी अलग संस्कृति होती है, लेकिन हम भारतीयों ने उनकी कला को अधिक मान दिया है, जैसे उनकी लोक कलाएं, लोक नृत्य, लोक साहित्य आदि। आज के दौर में आदिवासी साहित्य ने अपनी एक पहचान या फिर अपना अस्तित्व सामने लाकर रख दिया है। हरिराम मीणा के अनुसार जब हम समाज के किसी वर्ग को केंद्र में रखकर उससे संबंधित साहित्य की बात करते हैं कि साहित्य या आदिवासी चेतना का साहित्य या इससे आगे अन्य पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यकों के साहित्य की आवाज को यह कहकर नकारने की चेष्टा की जाती है कि इस कदर का बंटवारा साहित्यिक विखंडनवाद के सिवा कुछ नहीं। भारतीय जब प्रेमचंद साहित्य को समाज का दर्पण मान रहे थे, तो इसका अर्थ यही हो सकता है कि इस साहित्य समाज के विभिन्न पक्षों की अभिव्यक्ति ही मानी जा सकती है। आदिवासी समाज को आज तक किन किन नजरिए से देखा गया है, उनमें से एक है कि इस समाज को जंगली मानव समुदाय के रूप में देखा गया है। यह नजरिया हमें भारतीय वर्चस्ववादी मिथकों व इतिहास से लेकर उपनिवेशवाद के दौर से गुजरते हुए वर्तमान भद्रवादी मानसिकता तक में दिखाई देती है। यही वजह है कि हम आदिवासी समाज को मिथिका इतिहास में राक्षस, असुर व दानव के रूप में चित्रित होता हुआ पाते हैं। ब्रिटिश काल में उनके क्षेत्र एक्सक्लूडेड एरियाज के रूप में पहचाने जाने के लिए विवश किए जाते हैं और वर्तमान काल में उसे वनवासी या गिरिजन के रूप में परिभाषित करते हैं। केवल यही नहीं, हम इन्हें नक्सलियों के साथ भी जोड़ देते हैं, जो हमारी गलत फहमी ही रही है। आदिवासी समाज की साहित्यिक अभिव्यक्ति को जांचने के लिए उनकी विषय वस्तु के स्तर पर जो विशेषताएं पाई जाती हैं, वे हैं जंगल, पहाड़, नदी नाले, वन्य जीवों में पशु पक्षी, सामूहिकता, आखेट और वन के उत्पादों पर निर्भर होना, नैसर्गिक भोलापन आदि। प्रत्येक साहित्य की अपनी प्रवृत्ति होती है। जब कोई रचनाकार अपनी सर्जनात्मकता को समाज के सामने प्रस्तुत करता है, तो वह किसी न किसी उद्देश्य के साथ अपने बौद्धिक विचारों को व्यक्त करता है, जिससे समाज की कुरीतियां, बाह्य आडंबर का विरोध करता दिखाई देता है। इस संबंध में अजय पूर्ति लिखते हैं, इन कहानियों में आदिवासियों के रीति रिवाजों
उनके विश्वास, अंधविश्वास, रूढ़ियां, उनकी मेहनत, काश जिंदगी, खेलों के प्रति उनका प्रेम, प्रकृति के साथ उनका जुड़ाव, अस्तित्व के लिए उनका संघर्ष, बाहरी दुनिया के साथ उनके प्रतिस्पर्धा, उनके संगठन शक्ति, उनकी अद्भुत सरलता और अन्य समाज में स्वयं को स्थापित करने की विवशता, लोक धुनों में खोए रहने की प्रवृत्ति, पर्व त्योहार तथा पशुओं से उनका लगाव, जीवन के प्रति उनका उल्लास, सरल सहज जीवन जीने की आदत, शिक्षा दीक्षा की आवश्यकता आदि विशेषताएं प्रकट हुई हैं। उदाहरण समाप्त। सामूहिकता आदिवासी समाज की प्रमुख विशेषता है। वे समुदाय में रहते हैं और सभी कार्य समूह में ही किया जाता है। वे एक दूसरे से अच्छे संबंध रखते हैं। यदि उनके बीच कुछ भी हो जाए तो वे दुश्मनी मोल कर नहीं रखते हैं। आदिवासी का जंगल जमीन पर जीवन निर्भर रहता है। उनका जीवन इसके बिना अधूरा है। सदियों से ये वनों, पर्वत, पहाड़ों की देख रेख करते चले आ रहे हैं। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था को प्रधानता दी जाती है। भारत में जाति व्यवस्था को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इनमें 2 जातियां सवर्ण कहलाई गई और दूसरी 2 जातियां निम्न जाति कहलाई गई। इसके अलावा समाज में एक ऐसा भी समाज है जिसे पिछड़े वर्ग की संज्ञा दी गई। समाज में उनके अधिकारों को नजरअंदाज किया गया। इसके संबंध में वंदना टेटे का मानना है, आदिवासी समाज में जाति व्यवस्था नहीं है। आदिवासी जाति नहीं है, बल्कि आदिवासी समुदाय है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति यह शब्द संविधान में आदिवासियों के लिए गढ़ दिया गया है। इसलिए आदिवासियों को जाति से संबोधित किया जाने लगा, किंतु यह चीजें सुधारनी चाहिए कि आदिवासी समुदाय है, जाति नहीं। उदाहरण समाप्त। इस समाज प्रारंभ से आदिवासी समाज आत्मनिर्भर था, लेकिन धीरे धीरे बदलाव आया। पूंजीवादियों ने वनों की ओर अपनी नजर दौड़ाई। वन खदेड़े जाने लगे। आदिवासी बेघर हो गए। इसलिए आदिवासियों की जाति, उनकी स्तरीय और बेटियां भी सुरक्षित ना रही। उन पर शोषण होने लगा, प्रहार होने लगे। आदिवासी किशोरियों को महानगरों तथा शहरों में श्रम के लिए ले जाया जाता है तथा एजेंटों द्वारा उन्हें छला जाता है और उनका शारीरिक शोषण किया जाता है। आज के युग में ऐसी घटनाएं बहुत घट रही हैं। आदिवासी स्त्रियां हमेशा से प्रताड़नाओं, अत्याचारों, शोषण का शिकार रही हैं। आदिवासियों को सवर्ण जाति के द्वारा केवल उनका श्रम करने के लिए रखा जाता है। उन्हें घर परिवार में कोई इज्जत नहीं मिलती है। सवर्ण समाज का व्यक्ति, चाहे वह जमींदार या पूंजीपति ही क्यों ना हो, स्त्रियों को केवल अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए संबंध बनाते हैं। आज इसी कारण डोमेस्टिक प्रहार बढ़ गए हैं। आदिवासी स्त्रियों के साथ तथाकथित सवर्ण जातियों द्वारा क्रूर व्यवहार होता आ रहा है। इसका उदाहरण हमें रोज केरकेट्टा की कहानी में मिलता है, जहां भील आदिवासी समाज की स्त्री नंदबाई के माध्यम से देख सकते हैं। नंदबाई को सवर्ण जाति के साथ संबंध बनाने के कारण उस पर लात घूसों की बौछार होती है तथा कपड़े फाड़कर उसे नंगा किया जाता है। इस प्रकार के व्यवहार से यह बोध होता है कि सवर्ण समाज के लोगों की दृष्टि कितनी संकुचित हो सकती है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश होने के कारण बहुत विकास भी हुआ है। विशेषतः पिछड़ी अनुसूचित जाति के लिए शिक्षा के क्षेत्र में भरपूर कार्य हुआ है। प्रत्येक क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था स्थापित किए गए। वास्तव में शिक्षा हर किसी के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान निभाती है। शिक्षा प्रणाली के कारण आदिवासी स्त्रियां अपने अधिकारों के प्रति सचेत हुई तथा अपने अस्तित्व और पहचान बनाने में समर्थ है। शिक्षा एकमात्र ऐसा साधन है जो स्त्रियों को
अत्याचारों, शोषण, उत्पीड़न, प्रताड़नाओं से मुक्ति पाने का औजार है। संपूर्ण भारत में साक्षरता 74.37% है। वर्तमान युग में महिला साक्षरता 65.46% है। वहीं पुरुष साक्षरता 80% से अधिक है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में आधुनिक शिक्षा अंग्रेजों द्वारा आरंभ हुई। आधुनिक शिक्षा के लिए सरकारी तथा प्राइवेट स्कूलों का निर्माण किया गया। शैक्षणिक विकास के क्षेत्र में अनेक नीतियां बनाई गई। फलस्वरूप औपनिवेशिक सरकार द्वारा आधुनिक शिक्षा की शुरुआत हुई तथा आजादी के पश्चात शिक्षा व्यवस्था में स्त्री शिक्षण तथा शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। आदिवासी क्षेत्रों में स्त्रियों को शिक्षा प्रदान की जा रही है। रोज कैलकाटा अपनी कहानी में एक स्त्री की पढ़ने की जिज्ञासा को दर्शाती है। पगा जोरी जोरी रे घटो इस कहानी में दया मवेशियों को चराते समय स्कूल के खिड़की से बाहर लगे बोर्ड के सामने खड़े होकर मास्टर जी को सुनती है और उसके मन में उत्सुकता जग उठती है, परंतु उसकी माँ का कहना है कि ब्याह करने के बाद तुम्हें चूल्हा चौका ही करना है, तो वह निराश हो जाती है। इस प्रकार की मानसिकता के कारण स्त्रियों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आदिवासी समाज की स्त्रियां जब शिक्षा प्राप्त करेंगी तभी वे अपनी संस्कृति, जीवन दर्शन तथा अपने मूलभूत अधिकारों के लिए प्रतिरोध की भावना उनमें जगेगी और समाज में विशिष्ट पहचान बनाने में सक्षम रहेगी। विश्व भर में स्त्री सशक्तिकरण की चर्चा हो रही है क्योंकि आज स्त्रियों ने अपना बहुत विकास किया है। ये सब हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हर स्त्री ने अपने बलबूते पर तरक्की की है। सशक्तिकरण के द्वारा स्त्रियां पितृसत्तात्मक समाज द्वारा असहाय, कमजोर तथा उन तमाम उत्पीड़नों, मानसिक तथा शारीरिक शोषण के विरुद्ध आवाज बुलंद करना और अपने अधिकारों के प्रति सजग होकर समाज में स्वतंत्र रूप से पुरुषों के समक्ष समानता पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकती है। सदियों से स्त्रियों का बुरा हाल ही रहा है। घर की चार दीवार की ही उनकी दुनिया थी। वे घर के अंदर माँ बहू और पत्नी आदि संबंधों में ही जीती रही। किंतु वैदिक काल में स्त्रियां पुरुषों के समान ही शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। वे सामाजिक नीतियों में अपने विचार व्यक्त कर सकती थी। किंतु उत्तर आधुनिक काल में स्त्रियों की स्थिति बदल गई। मध्यकाल में स्त्रियों का शोषण, यौन उत्पीड़न के साथ पुरुषों की मानसिकता बदल गई कि अब स्त्रियां गृहिणी के रूप में रहेंगी। उन पर सारे पाबंद लगा दिए गए। इस संदर्भ में मनु कहते हैं, हिंदू महिला जीवन भर पुरुष पर आश्रित रहती है। बचपन में पिता पर, विवाहोपरांत पति पर तथा वृद्धावस्था में पुत्र पर। इसमें से एक भी अवस्था में पुरुष का आश्रय न रहने पर उसे कलंकित व उपेक्षित किया गया तथा अपमान व तिरस्कार की ज्वाला में उसके जीवन को भस्म कर दिया गया। उदाहरण समाप्त। इस कथन से ज्ञात होता है कि समाज में स्त्रियों को पुरुष के अधीन रखना कोई नई बात नहीं है। ये सदियों से चलती चली आ रही परंपरा है। 19वीं शताब्दी में अंग्रेज आए तो उन्होंने शिक्षा को अधिक महत्व दिया। इसी के साथ स्त्रियों की स्थितियों में परिवर्तन आया। समाज सुधारकों और आंदोलनकारियों का आविर्भाव हुआ, जिन्होंने समाज की कुरीतियों के विरुद्ध अपनी आवाज उठाई और स्त्री शिक्षा को अधिक बल दिया। स्त्री पुरुष समानता लाने में अनेक कानून लागू किए गए। स्त्री अब जागरूक हुई। इसके संदर्भ में A.R. देसाई ने लिखा है, भारतीय महिलाओं में नई संवेदना व चेतना का विकास हो रहा है, जिससे अब उसे अधिक समय तक उन पारिवारिक, संस्थागत, राजनीतिक और सांस्कृतिक मानदंडों की घुटन में नहीं रहना पड़ेगा, जिसके कारण उसकी स्थिति सदैव अपमानजनक रही है।
आज वर्तमान युग में स्त्री चेतनशील हो गई है। आज उसे अपने अधिकारों का ज्ञान है। भारतीय संविधान में स्त्री सशक्तिकरण को लेकर अनेक योजनाएं बनाई गई हैं, जैसे कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, काका कालेलकर आयोग, मंडल आयोग, राष्ट्रीय सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग आदि आदिवासी समुदायों में शिक्षा को प्रोत्साहन के लिए बनाया गया। आदिवासी स्त्री सशक्तिकरण योजना 2002 से 2003 में शुरू की गई। आदिवासी समुदायों में भी स्त्रियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, किंतु यह भी देखा गया है कि आदिवासी समाज में पर्याप्त संसाधनों के अभाव के कारण स्त्रियों की शिक्षा अधूरी रह जाती है। ऐसी बहुत सी आदिवासी स्त्रियां हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने शहरों की ओर बढ़ती है। आदिवासी स्त्रियों में ये क्षमता देखी गई है कि वह खुद कमाकर शिक्षा प्राप्त करती हैं। ये स्त्रियां पढ़ लिखकर अपने समुदाय की कुरीतियों, विसंगतियों, शोषण, अत्याचार से रूबरू होकर अपनी पहचान बना रहे हैं। केरकेट्टा की कहानियों में भी स्त्री सशक्तिकरण के कई उदाहरण प्राप्त होते हैं तथा स्वयं स्त्री सशक्तिकरण को प्रोत्साहन करती हैं। उनकी कहानियों के माध्यम से आदिवासी स्त्रियों में चेतना लाने का प्रयास किया गया है। मुख्य धारा के समाज द्वारा सामाजिक स्तर पर अधिकारों से वंचित रखे जाने की परंपरा के प्रति उनमें जागरूकता लाकर उन्हें इन समस्याओं का प्रतिरोध करने के लिए प्रेरित करती है। सुशीला के पिता का यह कथन महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि वे कह उठते हैं, हम लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया, जमाना बदल गया, हमने अपना व्यवहार बदलना पड़ेगा। यह लोग शहर जाते हैं, प्रतिदिन देखते हैं कि लड़कियां पढ़ती हैं, शहर से कुछ अच्छा सीख कर आती हैं, तो अच्छी बात है, हमारा गांव आगे बढ़ेगा। आदिवासी समाज में स्त्रियों को प्रोत्साहन तो मिल रहा है, सरकार की तरफ से, साथ ही परिवार और समाज की तरफ से। आदिवासी स्त्रियां आज बहुत हिम्मत आ गई है। वह अपनी आत्मरक्षा करना सीख गई है। ज्योत्सना जो रोज केरकेट्टा की स्त्री पात्र हैं, वह कुछ आदमी जो छेड़खानी कर रहे थे, ज्योत्सना उन पर प्रहार करती है। वे अच्छे से बात नहीं समझते, इसी कारण वह उन आदमी को पर 2 घूंसे मारती है। आदिवासी स्त्रियां इतनी सुरक्षित नहीं होती हैं। कहानीकारों की कहानियों में बलात्कार की स्थिति बहुत मिलती है। रमणिका गुप्ता अपनी पुस्तक स्त्री मुक्ति संघर्ष और इतिहास में लिखती हैं, बलात्कार होने से स्त्री खुद को अपवित्र मानकर मर जाना चाहने लगती है, जबकि यह पुरुष की अनाधिकार चेष्टा, जोर, जुल्म और जबरदस्ती का मामला होता है। समाज इसे पुरुष की मर्दांगी कहकर टाल देता है, पर स्त्री के मन में सदा के लिए अपवित्रता का अपराध बोध देता है, जबकि स्त्री की उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं होती है। उदाहरण समाप्त। अंततः कहा जा सकता है कि आदिवासी स्त्रियों का संघर्ष बहुत ही कठिन रहा है, लेकिन आज स्त्रियां बदली हैं। आदिवासी समाज स्त्रियों को प्रोत्साहन देता है कि यदि वे बलात्कार की जाती हैं, तब भी उन्हें सहयोग किया जाता है। समाज उसे ठुकराता नहीं है। सारा आदिवासी समाज उसके साथ रहता है। किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी को सताना नहीं। हमें इनसे कुछ सीखना है। आदिवासी स्त्री सशक्तिकरण को लेकर जागरूकता विद्यमान है तथा आदिवासियों को सशक्त बनाने में आदिवासी साहित्य महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। स्त्रियां अपने अधिकारों के प्रति सचेत है तथा स्वयं स्वावलंबी बन रही। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दिसुसा जी।